स्टूडेंट्स, गणेश वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व को स्टार्ट कर दिया था और एस ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है, ये हमने सीख लिया था। तो बेटा हमने ये सीखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें दो वर्ग पढ़ने हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है, जिसमें बेटा जो आपका वर्ग 1 होता है, इस वर्ग 1 के जो तत्व हैं जिन्हें हम क्षारीय धातु बोलते हैं। कौन सी धातु बोलते हैं? क्षारीय धातु, एल्कली मेटल। तो बेटा जो क्षार धातु हैं वर्ग 1 के तत्व, इनको टोटली हमने समझ लिया था, क्या था, कैसा था, सब कुछ समझ लिया था। तो आज ना बेटा हम क्षार धातुओं के गुणों के बारे में बात करेंगे। क्षार धातु में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या गुण पढ़ना है हमें, ये सब चीजों के बारे में बेटा हम अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे। तो बेटा इसके हम भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी। तो पहले बेटा हम इसके पढ़ेंगे भौतिक गुण। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए बेटा भौतिक गुण। कौन से गुण बेटा? भौतिक गुण। ठीक है, अब भौतिक गुण में बेटा इसका पहला गुण है परमाणु त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या बेटा? परमाणु त्रिज्या। इसका ये पहला गुण है परमाणु त्रिज्या। मतलब बेटा हमें जो क्षार धातु है, इन क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या के बारे में बताना है। ठीक है बेटा, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कैसे बढ़ती है बेटा, मैं इस चीजों को क्लियर करता हूं, समझाता हूं। अब बेटा आप देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो पहली कक्षा में ही केवल इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और ये पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका नाभिक होगा, तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी, परमाणु त्रिज्या की तो परिभाषा आपको सबको पता होगी बेटा, किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कोष तक की जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी परमाणु त्रिज्या। अब बेटा जो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें एक ही कक्षा रहेगी, और एक ही कक्षा रहेगी तो इसका जो नाभिक यहां पर होगा, तो नाभिक से इस कक्षा तक की दूरी क्या होगी? परमाणु त्रिज्या, है ना। अब लिथियम की बात करें तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? पहली कक्षा में भराते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरी कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? दूसरी कक्षा में भराते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। बट इसके पास तो 3 ही है, तो पहली कक्षा में जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो दूसरी कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा। क्यों भराएगा 1 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसके पास तो 3 ही है ना। भराते 8 हैं बट इसके पास है नहीं, इसलिए ही 1 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी बेटा वो ये होगी। देखो इसमें 1 कक्षा थी तो परमाणु त्रिज्या कम थी, इसमें कक्षाएं 2 हैं तो परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ गई। अब इस पे अगर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 बेटा। ठीक है, तो पहली कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? अब जितने बचे होंगे वैसे भराते हैं तीसरी कक्षा में कितने? 8। देखो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये है। पहली कक्षा में 2 भराते हैं, भर दिए 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो पहली कक्षा में 2 भराते हैं, 2 भर दिए। दूसरी कक्षा में कितने भराते हैं? दूसरी कक्षा में 8 भराते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 भर दिए। ठीक है, 8 भर दिए। अब 8 और 2 10 भरा गए, इसके पास टोटल कितनी है? 11। तो जो अगली कक्षा होगी उसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। बट कक्षाओं की संख्या बेटा बढ़ गई, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई। तो इसका जो नाभिक है, इससे अंतिम कोष तक की दूरी भी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो बेटा ऐसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो प्रत्येक कक्षा की संख्या, प्रत्येक कक्षा में कक्षा की संख्या हमें अधिक मिलेगी। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, फिर 4 मिलेंगी, फिर 5 मिलेंगी, फिर 6 मिलेंगी, फिर 7 मिलेगी। मतलब नाभिक कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और जैसे ही कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी बेटा तो परमाणु त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी, परमाणु त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है बेटा, जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है क्षार धातुओं की, अपने वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है। ध्यान रखना, क्षार धातुओं की परमाणविक त्रिज्या अपने वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है। अब ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या बढ़ता है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। देखो आप खुद देख लो, परमाणु क्रमांक में
वृद्धि होती है। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो क्या होगा, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी, और नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना बेटा, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, ये चीज आप लिख लेना अच्छे से अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना बेटा, जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या और जो नाभिकीय आवेश होता है, देखो नाभिकीय आवेश क्या होता है, जो नाभिक, जैसे ये नाभिक है इसका, इस नाभिक पर जो आवेश होगा वो नाभिकीय आवेश होगा, इस नाभिक पर जो आवेश होगा वो नाभिकीय आवेश। आपको पता है नाभिक में होता है, नाभिक में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर क्या होता है बेटा, धनावेश होता है। तो सीधी सी बात, नाभिक में धनावेश होता है। ठीक है, नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश। ठीक है, तो नाभिक का आवेश नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो बेटा मैं ये बताना चाहता था कि जो परमाणु त्रिज्या है, इस परमाणु त्रिज्या और जो नाभिकीय आवेश है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश, इसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। कहने का मतलब बेटा यह है, परमाणु त्रिज्या जहां बढ़ेगी वहां नाभिकीय आवेश घटेगा, और परमाणु त्रिज्या जहां घटेगी वहां नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है मतलब नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ रही है, नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश घट रहा है ना। जायज सी बात है, जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लास 5 किलोमीटर क्या 500 मीटर दूर तक लगी होती, तो क्या 500 मीटर दूर तक के जो बच्चे हैं, अंत में जो बच्चे हैं पे क्या मुझे सुन पाते, मेरी तो आवाज ही नहीं जा पाती बेटा उधर तक, है ना। तो बेटा आकर्षण ना कम हो जाता है, जब दूरी बढ़ती है तो आकर्षण कम हो जाता है। ठीक है ना बेटा, समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये परमाणु त्रिज्या अपना हो चुका है कंप्लीट। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपको हेडिंग डालनी है, जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका आयनन विभव, आयनन विभव या फिर हम बोले आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, है ना। तीनों एक ही चीज है बेटा, कोई अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, अब बेटा जो आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी जो होती है, ये नाभिकीय आवेश के साथ चलती हैं। जहां नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वहां ये चीज बढ़ेगी, और जहां नाभिकीय आवेश घटेगा वहां ये चीज घटेगी। समझ गए ना। ठीक है, अब बेटा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा होती क्या है उसको समझो। जैसे बेटा ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है और ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो बेटा नाभिकीय आवेश को, सॉरी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से, किसी परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोला मैंने बेटा, किसी परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा बोलते हैं। अब बेटा ये जो ऊर्जा है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये ऊर्जा नाभिक के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे, समझो। मान लो बेटा ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से मजबूती से बंधा है, मजबूती से बंधा है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यही इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। सिंपल सी बात, एक गाय मोटी रस्सी से बांध दो, एक गाय को मोटी रस्सी से बांध दो तो उस गाय को, उस रस्सी को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि उसी गाय को मैं एक धागे से, जो गिट्टी का धागा होता है, उससे बांध दूं तो उस धागे को तोड़ने के लिए गाय को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा मुंह हिलाएगी ना तो ही वो टूट जाएगी।
बेटा समझ गए होगे आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा होती है बेटा, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नाभ के आवेश के ऊपर। और आपको पता है बेटा, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभ की आवेश घटता है, नाभ की आवेश घटता है। अब नाभ की आवेश घटेगा तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी। तो ओवरऑल बात क्या आती है? क्षार धातुओं में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, क्षार धातु में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिससे नाभ की आवेश घट जाता है, और नाभ की आवेश घट जाएगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा कम होगी, आयनन ऊर्जा कम होगी। बस ये क्लियर हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। मैंने एक एक चीज को पहले आपको क्लियर किया है, आपको समझाया है, इसके बाद ना मैंने इस पॉइंट को आपको बताया है, ठीक है। तो ये हमारा आयनन ऊर्जा वाला पॉइंट हो गया बेटा। नेक्स्ट जो हमारा बेटा पॉइंट है, इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा आयनन ऊर्जा हो गया ना बेटा। अब इसके बाद आयनन ऊर्जा के बाद आप लिखना ऋण विद्युत सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बेटा जस्ट आयनन विभव के समान है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो नाभ की आवेश है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वो भी ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो बेटा घटेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आवेश घटता है। तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। फोर्थ, ये जो आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब चीजें बेटा मैंने थर्ड यूनिट में एक एक करके एक एक परिभाषा करके आपको समझाया है बेटा, ठीक है। चलो, है ना। इसके बाद बेटा जो ऋण विद्युता है, इस ऋण विद्युता वाले पॉइंट को भी आपको ही लिखना है ना। ऋण विद्युता वाले पॉइंट को भी आपको लिखना है, क्योंकि ये भी आयनन विभव के जैसी है, वर्ग में ऊपर से नीचे की चलने पर ये घटेगी, ठीक है। कारण वही है जो आपने आयनन विभव में कारण बताया है, वही कारण इन दोनों का है। बस नाभ की आवेश के साथ ये चलती हैं, नाभ की आवेश जहां बढ़ेगा वहां ये चीजें बढ़ती हैं, और जहां घटेगा वहां घटेंगे, ठीक है बेटा। चलो अगला पॉइंट, सॉरी हाँ, अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ है, जो है हमारा गलनांक क्वथनांक, गलनांक, गलनांक क्वथनांक, ये गलनांक क्वथनांक। अब बेटा गलनांक क्वथनांक की बात आती है कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होगा। बेटा आप देख रहे हो, जब हम इस क्षार धातु में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो आप देख रहे हो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87। परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो जायज सी बात है, सिंपल सी बात है कि इसका भार भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, ये जायज सी बात है, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। और जैसे ही परमाणु भार बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएगा। बेटा आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि जो गलनांक क्वथनांक जो है ना, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का होता है। उससे कम बेटा द्रव का होता है, और उससे कम होता है गैस का। कारण पता है क्यों? कारण बेटा इसलिए कि ठोस में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, कणों की संख्या अधिक होती है। कणों की संख्या अधिक तो गलनांक क्वथनांक अधिक, है ना। इसमें कणों की संख्या कम होती है तो इससे कम इसका होता है, इसमें कणों की संख्या और कम होती है तो इससे कम इसका होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें कणों की संख्या ज्यादा होती है, ठोस होता है, और ठोसों का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। वैसे तो बेटा ये सब धातु हैं, धातु हमेशा ठोस होती हैं, तो इनका गलनांक क्वथनांक तो अधिक
अब बेटा बात करते हैं हम घनत्व की, ठीक है। घनत्व किसका अधिक किसका कम। तो बेटा जैसे गलनांक क्वथनांक की बात की है उसी प्रकार जो घनत्व है, घनत्व भी ठोस का सबसे अधिक होता है, द्रव का सबसे कम और गैस का सबसे कम। तो परमाणु भार जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है ना बेटा, तो घनत्व भी बेटा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा। मतलब सबसे कम घनत्व होगा लिथियम का, उससे ज्यादा होगा सोडियम का, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रोबेडियम, उससे ज्यादा सीरियम और उससे ज्यादा फ्रेंसियम। तो सबसे अधिक होगा फ्रेंसियम का, सबसे कम होगा लिथियम का, ठीक है बेटा। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से याद रख लो। 6 पॉइंट हमारे कवर हो गए बेटा। और जो हमारा 7वां पॉइंट है वो 7वां पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ये हमारा 7वां पॉइंट है ना। तो बेटा ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो आपको सबको पता है कि इनको वर्ग 1 में क्यों रखा गया है। वर्ग 1 में बेटा इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो अंतिम कोष होता है, इनका जो अंतिम कोष होता है, अंतिम कक्षा होती है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती हैं, दान, इसलिए ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, +1। तो ध्यान रखना कि क्षार धातुओं में प्रत्येक तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट आप लिख लेना अपनी कॉपी में। समझ में आपको आया बेटा। ये इनके क्षार धातुओं के है ना, या वर्ग 1 के भौतिक गुण हुए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। इनको जानना जरूरी है ना। आप ये मत समझो कि ये क्या पढ़ा दिया बेटा, बहुत चीज अच्छी चीज है, इनको जानना आपको जरूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम इसके क्षार धातु जो है वर्ग 1 है, इसके रासायनिक गुणों पे बात करते हैं। तो रासायनिक गुणों में बेटा इसका पहला गुण है ऑक्सीजन से क्रिया, है ना। यदि क्षार धातुओं की हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्या होगा। अब बेटा क्षार धातु तो इतनी सारी है, 7 क्षार धातु हैं। तो बेटा जरूरी नहीं कि आप 7 क्षार धातुओं की क्रिया कराओ, एक साथ क्रिया कराओ, अलग अलग क्रिया करा दो। जैसे बेटा मैंने लिथियम को उठा लिया, किसको उठा लिया, लिथियम, तो ये लिथियम लिख लिया। अब इस लिथियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराना है, लिथियम की किससे क्रिया कराना है, ऑक्सीजन से। तो आपको पता है बेटा लिथियम जो ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणविक अणु है, वो हमेशा O2 के रूप में रहता है, हमेशा किसके रूप में रहता है, O2 के रूप में, ठीक है। तो इसकी जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो देखो क्रिया कराने का सही तरीका क्या है। आप देखो अब भी हाल आपने समझा, लिथियम पे कितना चार्ज होता है, 1+। ये सभी तत्व है ना +1 करते हैं, तो इस पर हुआ 1+। O पे आपको पता है 2- होता है। जब भी ये बेटा ऑक्सीजन क्रिया करने आएगा है ना, तो यहाँ पर 2 अणु हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो, आपका 1 अणु ही क्रिया करने आएगा, ठीक है। तो ये आ गया O पर 2-। जब ये सूत्र बनाएंगे तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 इधर जाएगा 1 इधर, तो ये Li2 और O 1 बन का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये बन गया आपका Li2O, है ना। ये क्या है, लिथियम, ये ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ये आपका बन गया है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बन गया, लिथियम ऑक्साइड ये बनके तैयार हो गया। बैलेंस करना है तो लिथियम के कितने अणु हैं, 2, तो यहां लगा दो आप 2। बट ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ 2 लगाएंगे तो लिथियम कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमें कितना लगाना पड़ेगा, 4। तो ये आपकी लिथियम की ऑक्सीजन से क्रिया हो गई है। इसी प्रकार आप सोडियम की करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोडियम और ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है बेटा Na पर होता है 1+, ऊपर क्या होता है 2-, क्रिया करने अकेला आता है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Na2O, है ना, Na2O। जिस प्रकार से लिथियम ऑक्साइड था उसी प्रकार ये सोडियम ऑक्साइड बना, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। आप नाम लिख लेना, बैलेंस करना। तो यहाँ पर O2 है, यहाँ 2 करेंगे तो सोडियम 4 हो जाएंगे, यहाँ 4 लगा देंगे। क्लियर हुआ बेटा। ऐसे चीजों को आपको समझना है एक एक करके, मैं एक एक करके सिंपल फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं समझा रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, बहुत मस्त तरीके से आपको क्लियर करा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। इसी प्रकार बेटा पोटेशियम की कर सकते हो, है ना, O2 से, तो ये बन जाएगा आपका K2O,
है ना, नियम से ही बनाना, संयोजकताओं को लिखना, बराबर सूत्र बनाना, जिस टाइप से मैंने इनके बनाए थे। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ पर बेटा 4। तो ये बेटा ऑक्सीजन से क्रिया हो चुकी है। नेक्स्ट आप जल से क्रिया करा दो बेटा, है ना, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दो जल से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया। ठीक है, कोई भी एक तत्व उठा लो, जल से क्रिया करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम को उठा लिया, ये सोडियम रहा और ये लिख दिया मैंने जल। अब बेटा आज के बाद एक चीज समझ जाना, आज के बाद एक चीज सीख जाना कि जो जल होता है बेटा, जल का अपघटन होता है H प्लस में और OH माइनस में। जो जल है बेटा ऐसे टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है बेटा, Na पर क्या होता है प्लस। तो आप बताओ बेटा जो Na है, हमेशा देखो आपको पता होगा प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के साथ यौगिक बनाता है, हमेशा प्लस वाला किसके साथ यौगिक बनाता है, माइनस वाले के साथ यौगिक बनाता है ना बेटा। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप समझते हो ना। ठीक है, तो Na किसके साथ क्रिया करेगा, OH के साथ। ठीक है, तो देखो Na पर क्या है प्लस, OH पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बन जाएगा NaOH। अब H कभी अकेला नहीं रहता, H कभी अकेला नहीं रहता, H रहता है किसमें, H2 के रूप में। तो जो H है बेटा वो H2 के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अब बैलेंस कर दो, H कितने हैं 2 और 1 3, है ना, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, ये प्लस माइनस केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर K से क्रिया करा देंगे बेटा जल की, है ना, तो वही जल H प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है। K पर क्या होता है प्लस, तो KOH के साथ क्या बना लेगा KOH और H बचा वो H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। बेटा समझ में आपको आ गया ना। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो बेटा इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिस प्रकार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसी प्रकार ये बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखना, आप लिख लेना। ठीक है, चलो तो जल से क्रिया आपने समझ ली है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दें बेटा हैलोजन से क्रिया। क्या बेटा, हैलोजन से क्रिया। ठीक है, चलो तो आपको समझना है बेटा, ये यौगिक बनाना है, कैसी क्रियाएं होती हैं, इन चीजों को आपको सीखना है। क्योंकि ये जो चीजें सीख गए ना एक बार, तो हमेशा ये चीजें काम आती हैं, है ना। तो बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है, तो दिल से ना बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा, है ना। आप लोग का ही सपोर्ट बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ना। चलो आपके सपोर्ट के लिए बेटा हम मेहनत करते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बेटा हैलोजन से क्रिया, हैलोजन, हैलोजन से क्रिया। तो बेटा हैलोजन क्या होता है, बेटा आपको पता है 17वां परिवार है ना, 17वां परिवार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन तत्व है। 17वां जो परिवार है बेटा ये हैलोजन तत्व है, ये हैलोजन तत्व है। ये हैलोजन तत्व बेटा द्विपरमाणविक अणु है। कौन से परमाणविक अणु है, द्विपरमाणविक, मतलब ये F2 में Cl, Cl2 में, है ना, ये Bi2 में और ये I2 में, हमेशा ऐसे रहते हैं। और आपको पता होगा बेटा सब पे ना 1 माइनस चार्ज होता है, सब पे 1 माइनस चार्ज होता है। तो इसने बोला हैलोजन से क्रिया कराओ, किससे क्रिया कराओ, हैलोजन से, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम इसकी हैलोजन से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, चलो, है ना। तो सोडियम लिया हमने, है ना, इसकी हैलोजन से क्रिया कराएंगे Cl2। ठीक है, तो बेटा Na पर क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है 1 माइनस, क्रिया करने तो अकेले ही आता है, तो प्लस से माइनस कैंसिल, क्या बन गया NaCl। बट Cl 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम से कराएंगे बेटा, है ना। कोई भी हैलोजन, जरूरी नहीं मैंने Cl लिया आप ये लो, आप कोई सा भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा KCl, है ना। तो इस टाइप से बेटा इनको सबको बैलेंस कर देना, और ये इनकी क्रियाएं हैं। जरूरी नहीं कि मैंने आप क्लोरीन लिया क्लोरीन से कराओ, आप ब्रोमीन से करा दो, है ना, Br2 से करा दो, है ना। तो बेटा Na पर क्या प्लस, Br पर क्या माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या बन गया NaBr। इसका नाम सोडियम, इसका नाम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
अब पोटेशियम क्लोराइड, अब ये ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड। समझ में आपको आया? तो बेटा इस टाइप से आपकी क्रियाएं होती हैं, आपको समझना है एक एक चीजों को और करना है ना। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्षार धातुओं की भौतिक गुण, रासायनिक गुण को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा दिल से आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसके अगले वाला टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।